नमस्कार आप सभी को। प्रीलिम्स फैक्ट या डेली करंट न्यूज़ के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के बारे में। और भारतीय रेलवे आप जान रहे हैं लगातार बहुत सारे आप कह सकते हैं जतन किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए, फिर भी भारतीय रेलवे जो है वो अभी तक घाटे से निकल नहीं पाई है। और प्रत्येक वर्ष यदि हम देखें तो रेलवे का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हम कुछ संदर्भों को समझने का प्रयास करेंगे, विशेष रूप से अपनी परीक्षा के दृष्टिगत कि किस प्रकार से इस विषय को हम अपनी परीक्षा से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से ये विषय हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, उस संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। और आज ये पहला सेशन है। यदि आप पसंद करते हैं, यदि आप पसंद करेंगे तो निश्चित तौर पे आगे भी इस प्रकार की करंट न्यूज़ कम से कम डेली बेसिस पर एक मैं लेकर के आऊँगा, जो आपकी परीक्षा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आप जानते हैं जब हम रेलवे की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, 1 मिनट। जब हम रेलवे की बात करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले रेलवे की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा रेलवे जो है, जब रेलवे की आप बात करते हैं तो रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग आप कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग भारतीय रेलवे को माना जाता है। भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे को बोला जाता है कि लाइफ लाइन, भारत की लाइफ लाइन है भारतीय रेलवे। गरीबों का सहारा है भारतीय रेलवे, क्योंकि जिस तरह से लोग एक जगह से दूसरे जगह जितनी आसानी से, जितने कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, यात्रा करते हैं, उतना सुलभ और उतना सस्ता भारत में कोई और परिवहन का साधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि भारतीय रेलवे आज भी भारत की लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन होने के बावजूद भी इसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है, ये घाटे से उबर क्यों नहीं पा रहा है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो ये मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक आर्टिकल द हिंदू में छपा था, उसी के बेस्ड पर मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। आप जानते होंगे पहले जो हमारा रेल बजट था, पहले जो आपका रेल बजट था, यदि आपको पता हो तो पहले का जो रेल बजट हुआ करता था, 1 मिनट, कलर ऐसा लिया जाए जो दिखे इसमें, ठीक है। पहले का जो रेल बजट हुआ करता था उसमें आपने देखा था पहले के समय में क्या चीजें हुआ करती थी कि जो हमारा रेल बजट था, ठीक है, रेल बजट को किसके साथ लाया जाता था? सामान्य बजट, ठीक है। पहले जो हमारा रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग लाया जाता था, और अब सामान्य बजट के साथ रेल बजट को जोड़ दिया गया है। उससे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या अंतर देखने को मिलता है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं जब हम रेलवे की बात करते हैं, हम जनरल बजट की बात करते हैं, हम रेल बजट की बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में रेल बजट अलग से प्रस्तुत करने की जो व्यवस्था शुरू हुई वो वर्ष 1921 में एक कमेटी की संस्तुति पर की गई, ठीक है। वर्ष 1921 में एक कमेटी की संस्तुति पर रेल बजट को जनरल बजट से अलग प्रस्तुत करने की बात की गई, ये आपको पता होना चाहिए। और इस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी। क्या नाम था? एकवर्थ कमेटी। तो एकवर्थ कमेटी की संस्तुति पर वर्ष 1921 में ये डिसाइड हुआ कि अब जो रेलवे का बजट है वो अलग से सामान्य बजट के अलग प्रस्तुत किया जाएगा। और यहाँ पे जब बात की गई 1921 में, और इसको 1924 से लागू कर दिया गया, तो हमारा जो रेल बजट और सामान्य बजट आ रहा था ये वर्ष 1924 से चला आ रहा था, एकवर्थ कमेटी की संस्तुति के बाद से। आप जानते हैं जॉन मथाई जो है ये भारत के
भारत के इतिहास में आपको पता होगा जॉन मथाई ने सर्वप्रथम जब भारत देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो वर्ष 1947 में जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया, भारत सरकार का जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया गया, वो प्रस्तुत करने वाले थे जॉन मथाई। इनका भी नाम आपको याद रखना है। पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? जॉन मथाई ने पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और आपको याद रखने की जरूरत है प्रीलिम्स के संदर्भ में। अंतिम रेल बजट हमारा कब प्रस्तुत किया गया? तो अंतिम रेल बजट जो है ये 25 फरवरी 2016 को प्रस्तुत किया गया। मतलब 25 फरवरी 2016 को सुरेश प्रभु जी ने जो रेल बजट प्रस्तुत किया, उसके बाद से 2017 से रेल बजट सामान्य बजट के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो हमारा अंतिम रेल बजट जो अलग से आता था वो 25 फरवरी 2016 को प्रस्तुत किया गया। उस समय हमारे रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु। और जब केंद्र सरकार ने 21 सितंबर 2016 को ये फैसला लिया कि अब रेल बजट को सामान्य बजट के साथ विलय करके प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसके बाद से 2017 से रेल बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तुत करके सामान्य बजट के साथ विलय करके प्रस्तुत किया जाने लगा। अब आप जानते हैं आज का जो रेल बजट है, यदि हम बात करें जिस प्रकार से सामान्य बजट के साथ उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें कुछ खामियां हैं। आप जानते होंगे कि भारतीय रेलवे जो है, जो हमारी रेलवे है, एक साथ करने पे समस्या क्या आई? जब से बजट को एक साथ कर दिया गया, रेल बजट को भी सामान्य बजट से जोड़ दिया गया, तब से ये देखने को मिलता है कि रेल बजट पर बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं होती है और भारतीय रेलवे से संबंधित जो आंकड़ा रेल बजट के दौरान हमें डिटेल में मिलता था, जितना पब्लिक डोमेन में आंकड़ा आता था, वो आंकड़ा अब पब्लिक डोमेन में उस रेशियो में नहीं आ रहा है। और इसका नुकसान हमें क्या हो रहा है? इसका नुकसान हमें ये हो रहा है, आम पब्लिक को इसका नुकसान यह हो रहा है, हमारी सरकार को यह नुकसान हो रहा है कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि जो हम विदेशों से कर्ज ले रहे हैं, जो विभिन्न संस्थाओं से हम रेलवे के नाम पे कर्ज ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रहा है। कहाँ पे हम उसको खर्च कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि जब अलग से बजट प्रस्तुत किया जाता था रेलवे का, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आती थी और इस पे चर्चा भी होती थी। टीवी चैनलों पे चर्चा होती थी, आम जनमानस के बीच में चर्चा होती थी, विपक्षी दलों जो है वो संसद में सवाल करते थे। लेकिन जब से मर्ज हो गया, तब से उस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। अब सबसे बड़ी बात है कि भैया जो हम पैसा ले रहे हैं, रेलवे जो कर्ज ले रहा है, रेलवे जो विभिन्न संस्थाओं से कर्ज ले रहा है, विदेशी संस्थाओं से कर्ज ले रहा है, विदेशी बैंकों से कर्ज ले रहा है, जो रीजनल संस्थाएं हैं उनसे जो कर्ज ले रहा है, उसका कर क्या रहा है? तो आपको पता होगा, कर्ज तो ले रहे हैं हम डेवलपमेंट के नाम पे कि हम डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हम कर्ज ले रहे हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पुराने लोन को चुकाने में जा रहा है, पुराने लोन के इंटरेस्ट भरने में जा रहा है और डेवलपमेंट पे हम बहुत कम खर्च कर पा रहे हैं। और हमारे रेलवे की जो डेवलपमेंट की स्थिति है वो आज वहीं की वहीं आपको देखने को मिलती है। वंदे भारत पे मत जाइए, ठीक है, प्राइवेट ट्रेनों पे मत जाइएगा, ठीक है, जो सामान्य ट्रेनें चल रही हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें आपको बता दें, कुछ आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं। जैसे आपको बता दें कि 2000, याद रखना है इसको, कुछ तथ्य मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं जिसपे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये आंकड़ा जैसे मान लीजिए रेलवे पे कुछ आता है तो वहाँ पे इस आंकड़े को आप लिख भी सकते हो। आपको बता दें कि जो भारत सरकार के द्वारा कैग द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि 22,229 करोड़ रुपए, 22,229 करोड़ रुपए हमने पिछले दिनों कर्ज चुकाने में दिए हैं। और हैरानी की बात यह है कि 23,782 करोड़ रुपए हमने इंटरेस्ट पे किया है। मतलब हम लोन चुका रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा हम इंटरेस्ट भर रहे हैं। ये आज की भारतीय रेलवे की सच्चाई है। और आपको बता दें कि पहले जहां 2015-16 का आंकड़ा है कैग की ही रिपोर्ट का कि 2015-16 में जो
रेलवे से आमदनी होती थी उसका 10% हिस्सा इन चीज़ों में जाता था। लेकिन आज 17% रेलवे के आय का 17% जो हिस्सा है वो इन्हीं चीज़ों में जा रहा है। किसमें जा रहा है? लोन चुकाने में। और लोन चुकाने के साथ साथ जो हमने विभिन्न संस्थाओं से लोन लिया है उनके इंटरेस्ट को चुकाने में जा रहा है। समस्या क्या हो गई है? समस्या क्या देखने को मिल रही है? एक तो ये हो गया कि हम जो डेवलपमेंट के नाम पे पैसा ले रहे हैं वो डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जो आधारभूत संरचना विकास के नाम पे, सुविधाओं के विकास के नाम पे हम पैसा विभिन्न संस्थानों से ले रहे हैं वो सही जगह पे हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हमें इन चीज़ों में खर्च करना पड़ रहा है। अब एक चीज़ और आपको बता दें, समस्या क्यों है कि लगातार ये चीज़ें क्यों बनी हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रेलवे का 10 वर्ष पहले यदि कहीं पे भाड़ा देख लीजिए रेलवे का, और आज 10 वर्ष बाद आज किराया देख लीजिए, तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि सरकारें जो हैं वो रेलवे के भाड़े को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाती हैं। क्यों? क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी तो वो अलोकप्रिय हो जाएंगी, क्योंकि आम जनमानस का, गरीबों का सहारा है रेलवे, उनके परिवहन का सहारा है रेलवे। ऐसे में जो सरकारें होती हैं वो कठोर फैसला नहीं ले पाती हैं, और कठोर फैसला नहीं ले पाने के चलते ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक पक्ष इसका यह भी है। दूसरा, जिस तरह से हर जगह पे आपको देखने को मिलता है भ्रष्टाचार, एक अलग एंगल है, वह भी देखने को मिलता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस संदर्भ में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लीकेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो कैग की जो रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट यह भी बता रही है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद 80% जो माल की ढुलाई होती थी, माल का परिवहन जो होता था, कार्गो का जो परिवहन होता था, वो 80% रेलवे के द्वारा होता था। और आज की तिथि में मात्र 27% परिवहन जो है वो रेलवे कर रहा। मतलब ये बहुत तेजी से घटा है और 2023 में ये 87% रह गया है। रेलवे की जो 11 कमोडिटी की बास्केट हैं उसके आधार पर यदि हम देखें तो रेलवे आज की तिथि में सबसे ज़्यादा जो माल ढोता है रेलवे, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा है कोयले का। 45% ढुलाई सिर्फ और सिर्फ रेलवे कोयले का करता है, 10% सीमेंट का करता है और 10% आयरन ओर का करता है। मतलब इन तीनों को मिला के, सीमेंट, आयरन ओर और कोयले को मिला करके आज रेल अपना जो माल परिवहन है इसका 65% जो हिस्सा है वो इन्हीं 3 कमोडिटी से आ रहा है। मतलब अन्य कमोडिटी में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि या तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे कोई कमी होगी, मैनेजमेंट में कोई कमी होगी, तभी तो अन्य जो कमोडिटीज हैं, जैसे 11 कमोडिटीज हैं, इनमें से 3 पर ही बेटे से बाकी अन्य रेल के माध्यम से क्यों नहीं परिवहन हो रही है। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि देश में परिवहन हो ही नहीं रहा है सामान का एक जगह से दूसरी जगह, हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं होंगी तो उनको हमें होना चाहिए ना, चिन्हित करना चाहिए, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे जो है, जो पैसेंजर पे आप कह सकते हो जो यात्री ट्रेनें हैं, यात्री ट्रेनों पर जो हम खर्च करते हैं, यात्री ट्रेनों पर जो हम खर्च करते हैं उसकी यदि हम बात कर लें तो आपको देखने को मिलता है कि यात्री ट्रेनों पर रेलवे लगातार नुकसान में है। और इस नुकसान की भरपाई वो करने का प्रयास कहाँ से करता है? माल ढुलाई में करता है, कंटेनरों की ढुलाई होती है वहां पे करता है। और उसके चक्कर में रेलवे जो है जब माल परिवहन करता है या कंटेनरों की ढुलाई करता है तो वहां पे ये फेयर को बढ़ा देता है। और जब फेयर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं यदि क्योंकि कंपटीशन का दौर है तो अन्य परिवहन के जो साधन है वो इससे सस्ते मिलते हैं अन्य कमोडिटीज के लिए। तो अन्य कमोडिटीज का जो परिवहन है वो अन्य परिवहन के साधनों से हो रहा है। क्योंकि अब कोयले का परिवहन तो ऐसे नहीं हो सकता कि ट्रकों के माध्यम, सड़क परिवहन के माध्यम से हो जाए। सीमेंट का परिवहन, आयरन ओर का नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता उनकी एक मजबूरी है, वो रेलवे का सहारा ले रहे हैं। बाकी ज्यादातर जो प्लेयर हैं वो रेलवे से हटकर
अन्य परिवहन के साधनों पर शिफ्ट हो रहे हैं। और इससे क्या है कि दिन प्रतिदिन जो माल ढुलाई का काम है रेलवे का, वह भी मंद पड़ता जा रहा है। वहां पर भी जो आउटपुट निकल रहा है वो कम हो रहा है और इसलिए दिन प्रतिदिन रेलवे का घाटा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो यात्री ट्रेनें हैं वो लगातार नुकसान में हैं, ऐसा रेलवे का कहना है। अब आपको बता दें कि जैसे कोयला था, कोयले के बारे में इस रिपोर्ट में आंकड़ा दिया गया है। मैं उस आंकड़े को यहाँ पे आपके समक्ष रखता हूँ। इसमें आंकड़ा दिया गया है कि 2011 में कोयले का जो परिवहन होता था वो 602 से लेकर के 978 मीट्रिक टन तक होता था। ठीक है, 602 से लेकर के 978 मीट्रिक टन कोयले का परिवहन होता था। लेकिन 2020 आते आते ये 420 से 587 रह गया है। 420 से 587 मीट्रिक टन रह गया। मतलब कोयले की भी जो हिस्सेदारी 45% है वह भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। मतलब कोयले का भी परिवहन कम हो रहा। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अब हमारे जो विद्युत उत्पादन, क्योंकि कोयले का ज़्यादातर प्रयोग आज के समय में विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है और धीरे धीरे हम शिफ्ट हो रहे हैं इससे, तो कोयले की मांग अब कम हो रही है, जिसके कारण उसका परिवहन भी कम होना लाजमी है। तो ये आंकड़ा है कि भैया 2011 में हम कहाँ थे और 2020 की बात करते हैं तब हम कहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन रेलवे के लिए राहत की बात यह है कि जो कंटेनरों का काम इनके पास है, जो बंदरगाहों से विभिन्न इंडस्ट्रीज तक कंटेनरों का काम है, ये काम इनका बढ़ा है। क्योंकि जब से भारत सरकार द्वारा, आप जानते हैं, एक अलग से ही इसके लिए कॉरिडोर बनाया गया है और इस पर काम किया जा रहा है, तब से ये चीज़ें इनकी बढ़ी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैग की रिपोर्ट यह भी बताती है कि रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन चला रहा है, कैग की रिपोर्ट यह भी बताती है कि रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन चला रहा है 68,269 करोड़, याद रखिएगा 68,269 करोड़, ये घाटा कब हुआ है? मात्र एक वर्ष में रेलवे का हुआ है 68,269 करोड़। और ये कहते हैं कि वर्ष 2021-22 में रेलवे का ये घाटा है। 2021-22 में पैसेंजर ट्रेनों से रेलवे का ये घाटा है 68,269 करोड़ रुपया। ये रिपोर्ट बताती है, जो सदन में प्रस्तुत अभी हाल ही में की गई थी। तो ये अपने आप में बहुत निराशाजनक है। आप जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 7% से 11% तक ये बढ़ी है इन दिनों। लेकिन जो रेलवे के पास माल परिवहन की बात आई है, माल परिवहन इंक्रीज होना चाहिए, वो इस रेशियो में नहीं हुआ, बल्कि मात्र 1 से 3% ही हुआ है। मतलब हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, लेकिन रेलवे के पास वो प्लेयर नहीं जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को हमें दूर करना चाहिए और उसके बाद से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा कि आप जानते हैं, जब भी रेलवे की बात आती है तो रेलवे के रिफॉर्म की बात आती है। अब जब रेलवे के रिफॉर्म की बात आती है तो विवेक देवराय कमेटी, याद रखिएगा, पूछा यदि जाए, विवेक देवराय कमेटी, विवेक देवराय कमेटी, ये लगातार यही कमेटी काम कर रही है जो रेलवे से संबंधित, रिफॉर्म से संबंधित अपनी संस्तुति देती है। तो रेलवे रिफॉर्म को लेकर के यदि कोई कमेटी आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना होगा विवेक देवराय कमेटी। और विवेक देवराय कमेटी ने भी कुछ चीज़ें बताई थी कि आप इनको करके रेलवे में सुधार कर सकते हो। इनमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि भैया कमर्शियल अकाउंटिंग हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के बेसिस पे कमियां हो रही हैं, तो हमें कमर्शियल अकाउंटिंग करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने बोला कि रेलवे जो है वो जो नॉन कोर फंक्शन इनके हैं उसको इनको बंद करना पड़ेगा। जैसे रेलवे स्कूल भी चलाता है, रेलवे अस्पताल भी चलाता है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करता है, रेलवे रियल एस्टेट में भी काम करता है। तो जो नॉन कोर वाले चीज़ें हैं उसको रेलवे को बंद करना पड़ेगा और पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रेलवे पर करना पड़ेगा। ट्रेनों को संचालन पर देना पड़ेगा, ट्रेनों के संचालन पे करना पड़ेगा। तीसरा इन्होंने बताया कि जो रेल निर्माण के कारखाने हैं,
रेल निर्माण के कारखाने हैं, चाहे वो कोच के कारखाने हो, चाहे वो इंजन के कारखाने हो, वहां पे अब निजी प्लेयरों को आमंत्रित करना पड़ेगा। ये इनकी सोच थी, इनके कहने के अनुसार है। इनका लगातार, विवेक देवराय कमेटी का लगातार कहना है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो नॉन कोर एरियाज हैं रेलवे में, उनमें उन प्लेयरों के योगदान को लिया जाना चाहिए, उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए। इससे हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इन्होंने क्या बोला कि स्वतंत्र रेगुलेटर होना चाहिए, रेलवे के लिए एक स्वतंत्र रेगुलेटर होना चाहिए। स्वतंत्र रेगुलेटर इसलिए होना चाहिए कि वो कड़े फैसले ले सके। वो सिर्फ अपने हित के दृष्टिगत ऐसा ना हो कि मान लो चुनाव आ रहा है, रेलवे घाटे में है, मान लो किराया बढ़ाना एकदम अत्यंत आवश्यक हो गया है, लेकिन किराया सिर्फ चुनाव की वजह से ना बढ़ाया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं जिस भी विभाग की ये बात होगी उसकी हालत खस्ता हाल होती चली जाएगी। तो एक स्वतंत्र प्लेयर यदि होगा जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी के पूर्वाग्रह के फैसले ले सकेगा, वो बेहतर कर सकेगा और निश्चित तौर पे रेलवे बेहतर हो सकेगा। तो यदि मान लो मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न भारतीय रेलवे से संबंधित पूछ लिया जाता है इस संदर्भ में, तो कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब रेलवे बजट को अलग किया गया, ठीक है, अंतिम बजट कब प्रस्तुत किया गया, रेलवे को लेकर के, रिफॉर्म को लेकर के कौन सी कमेटी काम करती है, किस कमेटी की चर्चा होती है। तो ये सब बेसिक जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज के इस सेशन से संतुष्ट होंगे। यदि संतुष्ट हैं तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से डेली बेसिस पे प्रयास रहेगा कम से कम एक सेशन जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।